क्या आप बिलियनियर बनना चाहते हैं? नेम, फेम और पावर चाहिए जहां पूरी दुनिया आपकी मुट्ठी में हो। होमलेस को घर देना है, हो जाएगा। एयरपोर्ट पे भीड़ है, अब आपके पास एयरपोर्ट है। गर्मी नहीं पसंद, पूरा अंटार्कटिका आपका है। धरती से एलर्जी है, फ्लोटिंग हाउस तैयार है। तो आप बिलियनियर बनेंगे कैसे? किम कार्दाशियन इस पे अपना सीक्रेट टू बिकम बिलियनियर रिवील करते हुए बोलती हैं, Get your fucking ass up and work. It seems like nobody wants to work these days. You have to surround yourself with people that want to work. और ये सिर्फ इनका ही सीक्रेट नहीं। अगर आप ज्यादातर सेल्फ मेड बिलियनियर से पूछेंगे तो उनका आंसर होगा, You have to work hard. It's a lot of hard work. You need to work super hard. We're so hard up. We had just one computer, so the website was up during the day, and I was coding at night, 7 days a week, all the time. It's a lot of hard work. अगर 23 साल का मार्क ऐसा कर सकता है तो आप क्यों नहीं? और अगर आप बिलियनियर नहीं हैं तो इसका सीधा सा मतलब है कि आप आलसी हैं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि सेल्फ मेड बिलियनियर्स की रियलिटी क्या है और क्या चीजें एक बिलियनियर को बनाती हैं। साथ में हम ये भी जानेंगे कि ये स्टोरीज हमें क्यों सुनाई जाती हैं और इनका पर्पस क्या है। आगे बढ़ने से पहले जरूरी है कि ये जाने कि बिलियनियर होता क्या है। अगर हम $1 को 1 सेकंड माने तो मिलियनियर होगा 11 दिन 13 घंटे और बिलियनियर यानी 31 साल 8 महीने। टॉप रिचेस्ट पीपल की नेटवर्थ इससे भी बहुत ज्यादा है। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में 166 बिलियनियर्स हैं, यानी कि 8,534,000 लोगों पे एक बिलियनियर। अगर आपको 30 साल में बिलियनियर बनना है और आप 5 साल से अर्निंग स्टार्ट कर दें तो आपको 9 मिलियन रुपए डेली कमाने होंगे, तभी आपके पास $1 बिलियन होंगे, जो कि टॉप रिचेस्ट पर्सन का 1% भी नहीं है। तो अगर ये सच है तो हमें हर पोस्ट में फ्यूचर बिलियनियर देखने को क्यों मिलते हैं? हमें क्यों लगता है कि कोई भी बिलियनियर बन सकता है? ऐसा है कि हमें सेल्फ मेड बिलियनियर ऐसी स्टोरी सुनाते हैं। हमें ये स्टोरी सुनाई जाती है कि कोई भी एक दिन बिलियनियर बन सकता है। रामश्याम, प्रोफेसर टीचर, मैं और आप, हम सभी ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि ये बिलियनियर्स भी एक टाइम पे हमारे ही जैसे थे। उनके पास भी एक 9 to 5 जॉब थी जो उन्हें बिल्कुल नहीं पसंद थी। उन्हें भी अपने बिल्स पे करने में मेहनत लगती थी। उनके ऊपर भी लोन था, पर कंप्लेन करने की जगह उन्होंने हार्डवर्क किया, 100 आवर वर्क वीक, और इवेंचुअली एक दिन उनके हार्डवर्क ने उन्हें 99% पॉपुलेशन से उठाकर टॉप 1% बना दिया। लेकिन इनके साथ इन स्टोरीज की दूसरी साइड हमें कोई नहीं बताता। ज्यादातर लोग खुद को सेल्फ मेड बोलते हैं, पर उनके अल्ट्रा रिच बनने के पीछे कई फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि फर्स्ट उनकी फैमिली वेल्थ एंड कनेक्शंस। डोनाल्ड ट्रंप के फादर ने उन्हें फाइनेंशियल कोलैप्स से बाहर निकाला और उन्होंने उन्हें $100 ऑफ मिलियन दिए। एलॉन मस्क के फादर एरोल मस्क 1980s के बीच में अपने को पायलट के साथ प्लेन को बेचने के लिए इंग्लैंड की तरफ जा रहे थे। वो उस डेस्टिनेशन तक तो नहीं पहुंचे, पर उसकी जगह एरोल एक जेमिन एमराल्ड माइन के आधे हिस्से के साथ वापस साउथ अफ्रीका लौटे। इस पैसे से उनकी फैमिली ने लग्जरी जिंदगी जी, जहां वो याच लग्जरी वेकेशन एंजॉय कर सकते थे और कोई भी महंगा कंप्यूटर अफोर्ड कर सकते थे। वो बोलते हैं इस लाइफस्टाइल ने एलॉन को एक ऐसा बिजनेसमैन बनने का पोटेंशियल दिया। जब बेजोस का फेमस गैराज उनके पेरेंट्स जैकी एंड माइक बेजोस के द्वारा $245,000 फंडेड था। बिल गेट्स की IBM के साथ डील में उनकी मदर मैरी मैक्सवेल गेट्स ने हेल्प की। IBM पहली बार किसी सॉफ्टवेयर मेकर को हायर करने के लिए बाहर से हेल्प ढूंढ रहा था। तब मैरी ने ओपल के साथ बात की और उन्हें माइक्रोसॉफ्ट के बारे में बताया। IBM ने डिजिटल रिसर्च जैसी कंपनी के साथ भी बात करी थी, पर मैरी गेट्स के कनेक्शन की वजह से माइक्रोसॉफ्ट को कॉन्ट्रैक्ट मिला। बिल गेट्स एक इंटरव्यू में बोलते हैं कि उन्होंने ड्रॉप आउट लिया, पर उनके लिए हार्वर्ड का रास्ता हमेशा खुला था। और इन स्टोरीज को देखकर कि बिल गेट्स ने रिस्क लिया, मार्क ने ड्रॉप आउट किया, एलॉन मस्क और जेफ बेजोस ने रिस्क लिया, तो तुम लोग भी रिस्क क्यों नहीं लेते? अपना कॉलेज ड्रॉप आउट करो और पैशन को फॉलो करो। लेकिन ये मेजॉरिटी के लिए रियलिटी नहीं है। I just checked my student loans because I needed to get the information to someone, and what the I started with 80,000. I have been paying for 10 years. Last year, I paid 6,000 lump sum because that's really the only way to get it low. That took it down to 76,000 after I'd been paying for 9 years. The grand total is I have paid $120,000 and I still owe 76. How the is this possible? Having this debt feels like such a weight hanging over my head. Like I literally feel like I am like a slave to not only the government that I have to pay my debt, my student loans off to, but I also feel like I'm like a slave to my corporation that I work for. You see people who are left like 10 years out of college, 20, 30 years out of college that still have not paid off their student loan debt. I think I might be late to the game learning about this. Student loans are really messed up. $120,000. जहां आपकी आधी सैलरी लोन पे करने में जाती हो, आप एजुकेशन लोन की वजह से ड्रॉप आउट नहीं ले सकते। जैसा कि सेइंग है, इट्स ईजियर टू बी ब्रेव व्हेन यू नो नथिंग कैन हार्म यू।
सेकेंड, इन्वायरमेंट एंड सराउंडिंग। संद्रा ब्लैक जो कि इकोनॉमिक प्रोफेसर यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास में हैं, इन्होंने एक रिसर्च कंडक्ट किया जिसमें ये बताया कि आपके अमीर बनने के चांसेस बहुत कम इस बात पर डिपेंड करते हैं कि आपकी जेनेटिक्स क्या है, यानी आप कितने टैलेंटेड हो, बल्कि इस बात पर डिपेंड करते हैं कि आप किस इन्वायरमेंट और सराउंडिंग में रहते हैं। एक रिच पेरेंट एक अच्छा इन्वायरमेंट अफोर्ड कर सकता है, आपके पेरेंट्स ने आप पर कितना इन्वेस्ट किया है और आप किस नेबरहुड में रहते हैं, ये आपकी सक्सेस पे बहुत इफेक्ट डालते हैं। थर्ड, गवर्नमेंट सपोर्ट। गवर्नमेंट नई पॉलिसी लाती है ताकि वेल्थ इनइक्वालिटी दूर हो सके, लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जो इस इनइक्वालिटी को बढ़ाते हैं, जैसे कि इनकम टैक्स। एक पर्सन जो 50,000 पर मंथ कमाता है उसे इतना टैक्स पे करना होगा, और अगर आपकी इनकम 5 करोड़ से ज्यादा है तो आपको 42% तक टैक्स पे करना पड़ेगा। तो इस हिसाब से जो लोग सबसे अमीर हैं वो सबसे ज्यादा टैक्स पे करते होंगे? नहीं, अमीर लोग खुद को कम सैलरी या इवन $1 सैलरी पे करते हैं, जिससे वो इस टैक्स से इजीली बच जाते हैं। सैलरी की जगह वो स्टॉक्स लेते हैं और वो इन्वेस्टमेंट के रिटर्न या एसेट को यूज करते हैं, जिसपे सैलरी के कंपैरिजन में कैपिटल गेन यानी लो टैक्स पे करना पड़ता है, या वो अपने $1 बिलियन के स्टॉक की वजह से इजीली सिर्फ 6 से 7% पे लोन ले सकते हैं। और इसके साथ गवर्नमेंट के हाई लोन और फंड्स का भी बड़ी कंपनी को काफी फायदा होता है। जैसे एलॉन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स गवर्नमेंट के $4.9 बिलियन के लोन और टैक्स ब्रेक्स के बिना शायद एग्जिस्ट भी ना करती। फोर्थ, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वर्कर्स। कई बिग कंपनीज के वर्कर ने कंपनी की पुअर और अनसेफ कंडीशन के बारे में बताया है। जैसे अमेजॉन को उनके वेयर हाउस के एम्प्लॉयज के लिए कम इनकम और पुअर वर्किंग कंडीशन के लिए क्रिटिसिज्म मिली है। इसी तरह नाइकी और एप्पल जैसे कंपनीज को भी क्रिटिसिज्म मिली है कि उन्होंने डेवलपिंग कंट्रीज में काम कर रहे वर्कर्स को एक्सप्लॉइट किया है ताकि उनका प्रोडक्शन कॉस्ट कम रहे। और इन फैक्टर्स के साथ अल्ट्रा रिच के सक्सेस के पीछे लक और टाइमिंग भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। तो अगर ये सेल्फ मेड स्टोरीज जैसी दिखती हैं वैसी नहीं है तो ये हमें सुनाई क्यों जाती हैं? ऐसा है मेन 3 रीजंस की वजह से। फर्स्ट, द पावर ऑफ बैक स्टोरी। बिना बैक स्टोरी के बैटमैन एक साइकोपैथ है जो लॉ को अपने हाथ में लेता है और अपने पर्सनल डेफिनेशन ऑफ जस्टिस को सेंटर बनाकर क्रिमिनल से फाइट करता है। तो आप क्या चाहेंगे? ऐसे इंसान को पकड़ा जाए और जेल में न ले जाए। पर वहीं जब हम बैटमैन की बैक स्टोरी जानते हैं कि कैसे बैटमैन के पेरेंट्स को उसके सामने ही मार दिया जाता है जब वो बच्चा था, जिसने उसके ऊपर बहुत बड़ा इमोशनल इफेक्ट छोड़ा और इससे कोई इंसाफ नहीं मिला, तो एक ऐसा इंसान जो अपनी अमीरी का इस्तेमाल करके दुनिया की किसी भी बेटर सोसाइटी में शिफ्ट हो सकता था। What are your superpowers again? I'm rich. वो अपने पैसे और ताकत को कमजोरों को बचाने के लिए और उन्हें इंसाफ दिलाने के लिए लगाता है। तो ये बैक स्टोरी बैटमैन को एक सुपर हीरो बनाती है। इसी तरह सेल्फ मेड बिलियनर्स भी हमें अपनी पेनफुल स्टोरी शेयर करते हैं जिसमें वो बुली होते हैं या मुसीबतों से गुजरते हैं, जिससे हम उनसे इमोशनली कनेक्टेड फील करते हैं, और अगर वो किसी कंट्रोवर्सी में पड़ते हैं तो वो इससे इजीली बाहर आ जाते हैं। सेकेंड, ब्रांड वैल्यू। मार्केटिंग जीनियस सेथ गोर्डन कहते हैं, पीपल डू नॉट बाय गुड्स एंड सर्विसेज, दे बाय रिलेशंस, स्टोरीज एंड मैजिक। इसीलिए हमें ग्रेट स्टोरीज और मैजिक भेजा जाता है कि कैसे एक आम आदमी ने इम्पॉसिबल से दिखने वाले मुकाम को हासिल किया। थर्ड, डिफेंडिंग कैपिटलिज्म। सेल्फ मेड एक झूठ है जो जस्टिफाई करता है वेल्थ इनक्वालिटी को, कि कोई भी हार्डवर्क और स्मार्ट चॉइसेस से अमीर बन सकता है। अगर आप मेहनत करते हैं तो आप भी बिलियनियर बन सकते हैं। आप नहीं हो क्योंकि आप आलसी हो। एक बिलियनियर जीनियस और हार्डवर्किंग है, और एक गरीब इंसान जिस जगह पे है उसे डिजर्व करता है। तो इस थिंकिंग से बाहर आएं, क्योंकि एक 100 मीटर की रेस में एक इंसान दूसरे से हार गया क्योंकि पहले ने 0 से शुरू किया था और दूसरे ने 50 से। ये एक को सुपीरियर और दूसरे को इन्फीरियर नहीं बना देता। कौन कहाँ खड़ा है ये देखकर लोगों की एबिलिटी जज करने से बेटर है हम ये भी देखें कि वो इंसान आया कहाँ से है। और ऐसा भी नहीं है कि बिलियनियर्स ने हार्डवर्क नहीं किया, ऑफ कोर्स किया, पर ये सिर्फ हार्डवर्क नहीं था। तो क्या आप अमीर नहीं बन सकते? आप बन सकते हैं। स्मार्ट चॉइसेस से शायद आप बिलियनियर तो नहीं, पर इतने अमीर बन सकते हैं कि आप किसी भी चीज को बिना प्राइस टैग देखे बाय कर सकें। इस पे बहुत ही अच्छी बुक है थिंक एंड ग्रो रिच। इसमें ऑथर नेपोलियन हिल ने बहुत से रिच लोगों का इंटरव्यू लिया और इस बुक में बताया है कि कैसे आप अपना फाइनेंशियल गोल सेट कर सकते हैं और कैसे इसे अचीव कर सकते हैं। इस बुक को मैंने अपनी इस वीडियो में डिटेल में और इजी लैंग्वेज में समझाया है, तो आप इसे यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें, जिससे आप ऐसी वीडियो फ्यूचर में मिस ना करें। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।